हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार बडारिया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं यहां पर लेके आया हूं आपके लिए रीट 2025 के लिए संस्कृत की महत्वपूर्ण क्लास, ऐसी क्लास जो अभी तक किसी ने नहीं करवाई होगी। ठीक है, और ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ण विचार से संबंधित स्वर और व्यंजन के जितने भी बनने वाले क्वेश्चन, जितने भी पहले बने हैं, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। मतलब ये है कि अगर आपने संस्कृत को अलग से नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चन देख करके भी आप रीट क्वालिफाई 100% यहाँ पर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास वर्ण विचार वाली क्लास से। इससे संबंधित और भी मैं टॉपिक है उनकी टॉपिक भी क्लास में करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो वर्ण विचार है उसमें सबसे पहले हमारा जो प्रकरण रहने वाला है वो है स्वर प्रकरण, यानी कि स्वर से संबंधित यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास को अंतिम तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन क्वेश्चन से अपने रीट क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको संस्कृत से संबंधित जितने भी क्विज हैं वहाँ पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं कि पहला क्वेश्चन, स्वरों का अपर नाम या दूसरा नाम होता है। स्वरों को दूसरा नाम क्या होता है? हल, अच, यण या अक। तो देखो, स्वरों का जो दूसरा नाम होता है वो होता है यहाँ पर अच। क्या होता है? अच यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? अच के अंतर्गत, अक के अंतर्गत, अल के अंतर्गत या अण के अंतर्गत? तो देखो, इसका दूसरा नाम है वही क्या है, इसके अंतर्गत इसको गिना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। स्वरों को किसके अंतर्गत गिना जाता है? अच के अंतर्गत गिना जाता है। स्वर कितने होते हैं? 13, 11, 9 और 33। तो स्वर यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? तो स्वर यहाँ पर होते हैं 13। कितने होते हैं? कुल स्वरों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 13 होती है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से, लिख के बता दूंगा अंतिम में। ठीक है, तो अभी आप एक बार यहाँ पर लिखिए स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मूल स्वर कितने होते हैं? 8, 2, 4, 5। तो मूल स्वर यहाँ पर होते हैं 5। कितने होते हैं? मूल स्वर यहाँ पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और मूल स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और री। ये संस्कृत में मूल स्वर होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, ओ, औ। अगला है अ, ई, उ, री। ए, आई, री और री। और डी वाला है ओ, औ, अह। तो देखो, मिश्रित स्वर क्या होते हैं? जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं? दो स्वरों के मेल से यहाँ पर बनने वाले स्वर क्या हो जाएंगे? मिश्रित स्वर। और ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखो, मैं बता देता हूँ कि कैसे बनता है। अ और ई से बनता है ए, अ और उ से बनता है ओ। फिर अ धन ए से बन जाएगा। यहाँ पर अगर ए लिख लेता हूँ तो आई बन जाएगा, और अ और ओ लिख लेता हूँ तो औ बन जाएगा। तो यानी कि ये दो या दो से अधिक दो स्वरों से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इनको मिश्रित स्वर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है? री, री, ए और ओ। तो यहाँ पर देखो, संस्कृत में री का भी दीर्घीकरण होता है। री का भी क्या होता है? दीर्घीकरण होता है। आप ये मत देखिएगा री का दीर्घीकरण नहीं होता, ये री का दीर्घीकरण होता है। ठीक है, ए पहले से दीर्घ स्वर है। क्या है? ए पहले से दीर्घ स्वर है, ओ भी पहले से क्या है? दीर्घ स्वर है। यानी कि इन दोनों का तो ह्रस्व स्वर होता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा जिसका जो क्या है, दीर्घ स्वर नहीं होता है? तो वो हो जाएगा री। यहाँ पर री वाला, बी वाला जो ऑप्शन है वो उसका यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि किन स्वरों का ह्रस्व स्वर नहीं होता है? ए, ओ, आई और औ। अ, ई, उ और री और री, ए, ओ, ई और री। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर ए, इसका 7 का जो ए वाला है उसका कभी भी ह्रस्व नहीं होता। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ए, ओ, आई और औ का कभी भी ह्रस्व नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ह्रस्व सही हो जाएगा? ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, कौन से ऐसे दो स्वर है जो आपस में सवर्णी है? सवर्णी स्वर कौन से? अ, ई, उ, री, री और ए, ओ। तो देखो, सवर्णी
स्वर का मतलब ये होता है कि उनका दोनों में जो मात्रा जब बोली जाती है तो वो लगभग सेम आती है। तो यहाँ पर देखो लगभग सेम किस में मात्रा आती है, री और री में। यहाँ पर क्या आता है, सेम आती है स्वर। ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सवर्णी स्वर यहाँ पर हो जाएगा आठवें का सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अ आ उच्चारण स्थान क्या है, अ आ का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा, तालु, जिह्वा या कंठा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका सूत्र बता देता हूँ, अकुह विसर्जनम कंठा, यानी कि अ क वर्ग और विसर्ग ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। साथ में ह भी क्या बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो अ आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ यहाँ पर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि ई और ई का उच्चारण स्थान होगा कंठ, तालु, मुर्दा या दंता। तो देखो इसके लिए एक सूत्र होता है, कल मैंने बताया था पिछली क्लास में, इच्चु ऐसा नाम तालु। क्या होता है, इच्चु ऐसा नाम तालु। और ई कहाँ से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। तो बी वाले का आंसर 10वीं का कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है नासिका, दंता, ओष्ठ और तालु। तो देखो ऊ का क्या होता है, ऊ का होता है ओष्ठ। क्या होता है, उपपद्यनाम ओष्ठो। क्या होता है, उपपद्यनाम ओष्ठो। उपपद्यनाम का मतलब होता है ऊ और प वर्ग और उपपद्यनाम ओष्ठो, ये क्या हो जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, ऊ और प वर्ग जो होता है वो किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान होगा, री का उच्चारण स्थान क्या होगा, मुर्दा, ओष्ठ, कंठ और दंत। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है ऋतु रसानाम दंता। क्या होता है, री मैं लिख लेता हूँ, ऋतु लसानाम दंता, ये इसका उच्चारण स्थान का सूत्र होता है। यानी कि इसका मतलब होता है री, ये री वाला ल, और फिर त वर्ग, और फिर जो ल होता है वो किससे बोले जाते हैं, वो दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ल होता है वो लुंठित वर्ण भी होता है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर री की बात की है तो ये कौन सा हो जाएगा, दंता हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि री और री का उच्चारण स्थान होगा। तो इसके लिए मैं सूत्र बताता हूँ, ऋतु रसाणाम मुर्दा, ऋतु रसाणाम मुर्दा। मैं जहाँ पर बता रहा हूँ वो सूत्र आप लिखते जाइएगा, आपके काम भी आता रहेगा। ठीक है, ऋतु रसाणाम मुर्दा, ऋतु रसाणाम मुर्दा का मतलब होता है री, ट वर्ग और र, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं मुर्दा से। कहाँ से बोले जाते हैं, मुर्दा से बोले जाते हैं, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 13वीं का ए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या लिखा हुआ है, ए और आई का उच्चारण स्थान होगा। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठ तालु, कंठ मुर्दा और कंठ दंत। तो देखो एदेतो कंठ तालु क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो एदेतो कंठ तालु। ठीक है, क्या हो जाएगा, एदेतो कंठ तालु का मतलब होता है ए और आई का बोला जाता है वो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोला जाता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु, कंठोष्ठ, तालु नासिका और दंत नासिका। तो ओ और औ का कंठ उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठोष्ठ। क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, यानी कि कंठ और ओष्ठ से उसकी ध्वनि बाहर निकलती है। आप ओ बोलोगे तो देखना अंदर से कंठ से आवाज आएगी और आपका मुंह होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, बी वाला आंसर। अगला है स्वरों का अभ्यंतरण प्रयत्न होगा। स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा हो जाएगा, विवृत यहाँ पर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सवर्णी नहीं है, सवर्णी कौन सा नहीं है, ई अ री री और ए ओ। तो देखो यहाँ पर सवर्णी जो समान नहीं है वो कौन सा नहीं है, ए और ओ क्या है यहाँ पर समान नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है। स्वरों का बाह्य प्रयत्न यहाँ पर क्या होता है, उदात्त, अनुदात, स्वरित, संवार, विवाह, समास, नाद, घोष, अघोष, संवार, नाद और घोष। तो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न क्या होता है, उदात्त, अनुदात और स्वरित यहाँ पर बाह्य परिवर्तन होता है, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, री और री के परस्पर कितने भेद है। वैसे ये आपका काम का नहीं है, याद रखिएगा।
30 भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं या 28 भेद होते हैं। तो यहाँ पर इसके कितने भेद होते हैं? यहाँ पर होते हैं 30 भेद यहाँ पर होते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद है? ये जो कितने भेद है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ याद रखिएगा 18, 12, 30 या केवल 4। तो यहाँ देखो अ ई उ और री के कुल वर्णों के इतने भेद होते हैं, 18 भेद यहाँ पर होते हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपके फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत है और सेकंड ग्रेड में संस्कृत है तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ए ओ आई और आओ के कितने भेद है? तो 12, 18, 30 या 5। तो इसके भी होते हैं। ए वाला ऑप्शन 12 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, 12 भेद होते हैं। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से या 2 प्रकार से। तो यहाँ पर स्वरों का जो विभाजन हुआ है वो 3 प्रकार से यहाँ पर हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जिनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता यानी कि उनकी जरूरत नहीं पड़ती है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या उपयुक्त सभी। तो देखो स्वर यहाँ पर किस ध्वनि के बोलने के लिए हमें वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो अन्य वर्ण की आवश्यकता स्वर को बोलने में यहाँ पर नहीं होती, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या केवल स्वर। तो देखो यहाँ पर जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ए वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और यही पर आप अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया ना था ना कि स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक मात्रा का समय जिसमें लगता है वो ह्रस्व स्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर स्वर से वर्ण से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते जाएंगे। तो पूरी क्लास आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ण विचार से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आने वाला है। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और व्यंजन। तो देखो द्विमात्रिक स्वर क्या कहलाएंगे? दीर्घ मात्रिक स्वर, यानी कि 2 मात्रा जिसमें लगती है वो होते हैं दीर्घ मात्रिक। ठीक है, जिनको मतलब बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ मात्रिक होते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व, प्लुत, दीर्घ और स्वर। तो ध्यान रखिएगा त्रिमात्रिक स्वरों को कहा जाता है प्लुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर यहाँ पर कहा जाता है। जब ओम की ध्वनि बोलते हैं ना, उसमें जो ओम जिसमें इस बीच में एस जैसा आता है उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर वहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, उसको त्रिमात्रिक का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, किन स्वरों का प्रयोग प्राय वेदों में होता है? अ, प्लुत स्वरों का, दीर्घ स्वरों का या ह्रस्व स्वरों का। तो देखो वेदों में प्राय ज़्यादातर किसका किन स्वर का प्रयोग होता है? तो वो होता है प्लुत स्वर का। किसका होता है? प्लुत का, बी का। ओम, ये क्या है? प्लुत स्वर है। किन स्वरों को गुण संज्ञा होती है? गुण संज्ञा किन स्वरों की होती है? अ ए ओ, आ ए आई और औ, अ ई उ, ए ओ ए ओ। तो यहाँ पर देखो ये मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि किन में गुण संज्ञा होती है, किन स्वरों में। तो अ, ए और ओ में होती है, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा किन स्वरों की होती है? आ, आई और औ, अ ई उ, ए ओ आई और औ, ह या व र। तो यहाँ पर देखो वृद्धि किसकी होती है? वृद्धि संज्ञा होती है आ, आई और औ। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ये क्वेश्चन अभी आगे आएंगे आपके। देखो यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो माहेश्वर सूत्र में स्वर्ण वर्णों की गणना कितने सूत्रों में होती है? स्वर वर्ण। अब देखो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। कितने हैं? 14 है, जिसमें से शुरू के जो 4 होते हैं जिनको अच कहा जाता है वो अच क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और लास्ट के जो 10 बच जाते हैं वो क्या होता है? हल। और हल को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो स्वर कितने सूत्रों में गणना की जाती है? 4 सूत्रों में यहाँ पर गणना की जाती है, याद रखिएगा। ये जो तीनों संख्या मैंने बताई, आपको सारे माहेश्वर सूत्र याद होते नहीं होते, लेकिन ये जो 3 संख्या जो मैंने बताई है उनको आप जरूर याद कीजिएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
4 में स्वर की गणना की जाती है। अगला, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। अब देखो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग। ठीक है, ये 5 व्यंजनों के वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजनों के वर्ग 5 हो जाएंगे। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो देखो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। 3 प्रकार के व्यंजन यहाँ पर मुख्यतया होते हैं। तो उसमें से ग कौन सा आता है? तो ग आता है आपका स्पर्श व्यंजन। अभी मैंने बताया था, पांचों बताए थे आपको, 5 वर्ग बताए थे, और ग किस में आता है? स्पर्श व्यंजन में आता है। तो यहाँ पर ग व्यंजन कौन सा हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतस्थ वर्ण है स श श ह य र ल व क्ष त्र ज्ञ ख ग ख ग और ग। तो यहाँ पर देखो अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे य र ल व। अब ध्यान रखिएगा, ये वैसे तो ऑप्शन में दे रखा था ऐसा ही, इसलिए य र ल व लिखा गया, लेकिन संस्कृत के अंदर जो अंतस्थ व्यंजन का जो क्रम होता है वो होता है य व र ल। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया है, य व र ल। ठीक है, अब दूसरे की भी बात कर लेते हैं। स श श ह क्या होता है? ये होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन यहाँ पर होता है। आप लिख लीजिएगा, साथ के साथ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, जो बोलता हूँ वो अलग से जो मैं बोलता हूँ उनको तो आप हमेशा याद रखिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला आता है, तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन यहाँ पर हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। और क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ होता है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन। अगला है ऊष्म व्यंजन। कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? अभी मैंने आपको बताया स श श ह, यहाँ पर क्या था? ऊष्म व्यंजन, यानी कि 34 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, कौन से स्वर का ह्रस्व नहीं होता है? कौन से स्वर का यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा? ई उ री और री और री, ए ओ आई और औ, अम अह। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कौन से स्वर का ह्रस्व नहीं होता है? ए ओ और आई और औ का नहीं होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर, एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो सी के अंदर जो क्रम लिखा हुआ है ए ओ आई और औ, ये क्रम संस्कृत की वर्णमाला में यही क्रम चलता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ए के बाद में आई आएगा। संस्कृत के अंदर जो क्रम होगा उसमें ए, फिर ओ, फिर आई, फिर आओ आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए और ओ यहाँ पर गुण संज्ञा होती है, और आई और आओ यहाँ पर होती है वृद्धि संज्ञा, यहाँ पर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 वाला, कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, ई, री और ल। यहाँ पर स्वर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ल है, वो स्वर नहीं है। ल तो क्या है? एक व्यंजन है यहाँ पर। ठीक है, हलंत कान, इन्हीं की वजह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्ष किससे मिलकर बना होता है? क और स से, क और छ से, च और छ से, और च और श से। इंपॉर्टेंट है क्ष, इसीलिए क्ष का पूछा है। क्ष बनता है क और श षटकोण वाले से मिलकर बनता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण है उष्म, स श स ह, अण, अ ई उ, यण, यवरल, विसर्ग और अनुनासिक। तो यहाँ पर देखो, ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो होता है यण। यण प्रत्याहार, ध्यान रखिएगा कि माहेश्वर सूत्र के अंदर जो यण प्रत्याहार है वो अंतस्थ वर्ण होते हैं। यण प्रत्याहार कौन सा है? य व र ल, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका यण का सूत्र भी है, ध्यान रखिएगा। यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो वो आते हैं य व र ल। अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? ख, ज, ज और ब। तो देखो ख, ज और ब, ये तो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, और ज है वो क्या है? आपका संयुक्त व्यंजन है। अब ये किससे बनता है वो भी बता देता हूँ। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ज बनता है ज प्लस इया से। ठीक है, इसको इया बोला जाता है, अणा नहीं बोला जाता। ठीक है, याद रखिएगा। ये बनता है इस से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन
हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? इनमें से कौन सा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता है? अभी आया था क्वेश्चन, फिर रिपीट हुए हैं, री, री, ऊ और ओ। तो देखो ओ का कभी भी यहाँ पर ह्रस्व नहीं होता है, ओ का कभी भी क्या नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है, ये हमेशा दीर्घ रहता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत में अयोगवाह वर्ण कितने हैं? अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 6, 5, 3 या 4? तो अयोगवाह वर्ण संस्कृत में कितने होते हैं? 4 यहाँ पर होते हैं। कितने होते हैं? 4 यहाँ पर होते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा वो आगे आएगा, आगे बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या है, स्वरों की कितनी संख्या है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? अब देखो यहाँ पर 14, 9, 12, 32, अब यहाँ पर ना तो 5 दे रखी है, ना ही क्या दे रखी है, 13 दे रखी है। तो इसका मतलब अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 9 वाला। कौन सा सही हो जाएगा? 9 यहाँ पर सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा 9 भी होता है। 9 कौन सा होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर कुल स्वर पूछा हो तो कितने होंगे? 13। मूल स्वर पूछा है 5। अगर स्वर पूछ रखा है और ये तीनों दोनों ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर क्या, अगर 9 दे रखा है तो 9 भी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। कैसे होगा वो बताऊंगा। निम्न में से उसमें स्वर्ण वर्ण नहीं है, य, स, य, स और ह। तो अभी मैंने बताया था कि ये आपके क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसमें वर्ण नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? क, प, य, त। तो यहाँ पर कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन के लिए मैंने आपको बताया था कि क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग, ये जो व्यंजन वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब यह यहाँ पर नहीं है, और ये आपको पता है कि यह क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। क वर्ग के वर्ण क्या कहलाते हैं? उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और सरस व्यंजन। तो यहाँ पर देखो क वर्ग के वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन यहाँ पर कहलाए जाते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आता है हमारे पास में व्यंजन प्रकरण। अब आप कहोगे कि पहले व्यंजन के क्वेश्चन, पहले वो जो क्वेश्चन थे वो यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर थे। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन प्रकरण अब आपके शुरू होता है। स्वर के संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आप उसमें माहेश्वर सूत्र नहीं था, माहेश्वर सूत्र का टॉपिक अलग है। माहेश्वर सूत्र की क्लास में आपको बाद में, इसके नेक्स्ट अगली जो संस्कृत की क्लास होगी उसमें आपको माहेश्वर सूत्र की क्लास में अवेलेबल कराऊंगा। अभी मैंने आपको वर्ण विचार की क्लास अवेलेबल करवाई है। ठीक है, तो व्यंजन प्रकरण से कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। फिर आपको वर्ण विचार अलग से पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये आपको ये जो क्लासें होगी आपको रीट क्वालिफाई करा देगी। इसलिए इन क्लासों को आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, अपने भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो आसानी से रीट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यंजन प्रकरण। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर के बिना, सहायता के बिना नहीं हो सकता, उनको क्या कहते हैं? अभी बताया था कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है वो क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत व्यंजन, दीर्घ मात्रा और व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले का डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? उपपद्यमानी के साथ में, जीवामूल के साथ में, हलंत के साथ में, या स्वरों के साथ में? तो देखो यहाँ पर जब व्याकरण शास्त्र में व्यंजन वर्ण जो जिनको लिखा जाता है उनको लिखा जाता है हलंत के साथ में। किसके साथ में लिखा जाता है? हलंत के साथ में। यानी कि जिसके साथ में स्वर नहीं जुड़ा होगा तो वो व्यंजन किसके साथ में लिखा जाएगा? हलंत के साथ में लिखा जाएगा। और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संस्कृत व्याकरण शास्त्र में शुद्ध व्यंजन वर्ण को किसके साथ लिखा जाता है? हलंत के साथ में लिखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण किसे कहा जाता है? स्वर, अयोगवाह, व्यंजन या विसर्ग? तो देखो अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? व्यंजन को यहाँ पर कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि त्रिमात्रस्तु
प्लूतो ज्ञेय चर्द्र मात्रिकम रिक्त स्थान है पूर्ति करो। यानी कि जो त्रिमात्रिक वाले जो प्लूत होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ह्रस्व से कहा जाना जाता है, दीर्घ से जाना जाता है, प्लूत से जाना जाता है या व्यंजन से जाना जाता है? तो देखो त्रिमात्रिक जो शब्द होते हैं, त्रिमात्रिक वर्ण होते हैं, उनको किससे जाना जाता है? वो जाना जाता है आपके प्लूतों से। किससे जाना जाता है? प्लूतों से। प्लूत से यहाँ पर जाना जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और इनका जो शो किया जाता है वो व्यंजन जैसे यहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में सम्मिलित होते हैं? अक, हल, हस और अल। अब ध्यान रखिएगा कि सारे व्यंजन किस में आएंगे, अभी बताया था वो किस में आएंगे। हल के अंदर सारे व्यंजन आते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सारे स्वर किस में आते हैं? अच में आते हैं। व्यंजनों का अपर नाम होता है, अपर मतलब दूसरा नाम होता है हस, हल, अच, अल। यानी कि इनका जो जिस प्रत्याहार में सम्मिलित किया जाता है वही उसका दूसरा नाम होता है। यानी कि हल यहाँ पर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है 33, 14, 9 और 11। तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं? 14, 4, 10 और 5। अभी बताया था कि 14 टोटल माहेश्वर सूत्र है, जिसमें से 4 में क्या पाया जाता है? स्वर पाया जाता है। और 10 में क्या पाया जाता है? व्यंजन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण पाए जाते हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र आया, लेकिन ध्यान रखिएगा माहेश्वर सूत्र की क्लास अलग होगी। ये वर्ण विचार की क्लास है सिर्फ आपके। ठीक है। अगला। हाय वरट से हल तक के सूत्रों में गिने जाते हैं। हाय वरट से हल तक के जो सूत्र होते हैं, हाय वरट किस में आता है? हल में ही आता है। ये जो सूत्र होते हैं वो किस में गिने जाते हैं? व्यंजन, स्वर, अयोगवा या सभी वर्ण। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हाय वरट से हल तक का जो सूत्र गिने जाते हैं वो व्यंजन में गिने जाते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? व्यंजन का जो विभाजन हुआ है वो प्रमुख रूप से कितने प्रकार से हुआ है? 5, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर देखो जो प्रमुख विभाजन हुआ है वो 3 प्रकार से हुआ है। सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी मैंने बता देता हूँ आपको 3 प्रकार से कौन से। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अभी बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। याद कर लीजिएगा कि व्यंजन 3 प्रकार से विभाजित हुए हैं मुख्य रूप से। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा और प वर्ग आएगा। अंतस्थ के अंदर य व र ल, य व र ल। ठीक है। और तीसरा बन जाता है ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन के अंदर श, श, स और ह। ठीक है। ये होगा आपका तीनों प्रकार। ठीक है। याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा व्यंजनों का भेद नहीं है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या ह्रस्व व्यंजन। तो आपको अभी मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तो व्यंजनों के भेद है, लेकिन ह्रस्व व्यंजन यहाँ पर व्यंजनों का भेद नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। एक भेद और कौन सा है जो व्यंजन के भेद के अंतर्गत माना जाता है? ठीक है। ह्रस्व व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी देखकर उपयुक्त सभी मत कर लीजिएगा। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन के अतिरिक्त एक व्यंजन और होता है, वो होता है संयुक्त व्यंजन। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत क्ष, त्र और ज यहाँ पर आता है। इसके अलावा स्र भी होता है और ध्य भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मुर्दा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में कंठ, तालु, मुर्दा, मुख या की पूरी आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं? मिश्रित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो वो होते हैं ऊष्म स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी जाती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20, 22, 25, 30। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 5 × 5। अब 5 × 5 क्यों लिखा है? 25। तो देखो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब तो याद हो जाना चाहिए। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण है? 5 है। तो 5 वर्ग को 5
वर्णों से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं, कितने व्यंजन हो जाते हैं, 25 यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कादियो मौसाना रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह किसका सूत्र है, व्यंजन का, स्वर का, हल का या स्पर्श का। तो ये जो सूत्र होता है वो स्पर्श का भी होता है। किसका होता है, स्पर्श व्यंजन के लिए ये सूत्र काम में लिया जाता है। डी वाला सही हो जाएगा। क से लेकर म तक के वर्ण कहे जाते हैं, स्वर, अंतस्थ, स्पर्श वर्ण या ऊष्म वर्ण। इतनी बार मैंने बता दिया है, कौन सा हो जाएगा, स्पर्श वर्ण यहाँ पर हो जाएगा। डायरेक्ट बता देता हूँ, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, अयोग व उनको कहा जाता है स्पर्श वर्ण। क्या कहा जाता है, स्पर्श वर्ण यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्लास, इसमें बार बार ऐसे वीडियो, ऐसे पीडीएफ इसलिए हिल जाता है क्योंकि ये क्लास मैं मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी असुविधा के लिए समझ चाहता हूँ, लेकिन कोशिश क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास में जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, अंतस्थ वर्ण किस के प्रत्याहार के अंदर आएगा, शल, यण, अच और हल। तो ये आता है आपका यण प्रत्याहार में। किस में आता है, किस में आता है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतस्तः रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतस्थ वर्ण कौन सा होता है, यण, शल, हस्वा या दीर्घा। अभी मैंने बताया था कि यण प्रत्याहार होता है वो क्या होता है, अंतस्थ होता है। कौन सा होता है, अंतस्थ होता है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके मॉडल पेपर भी करवा रहा हूँ। अब देखो टाइम जितना, मुझे स्कूल से आने के बाद में, अब मैं भी स्कूल जाता हूँ, 10 बजे का टाइम है, तो 9 बजे से तैयार होकर फिर स्कूल जाना पड़ता है, 4 बजे वापस आता हूँ। रेस्ट करने के बाद मुझे टाइम ही इतना ही मिल पाता है कि मैं आपको 1 या 2 क्लास ही अवेलेबल करवा सकता हूँ, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं। क्वेश्चन फिर भी मैं, कोशिश होती है तब तक मैं 40-50, जैसे मॉडल पेपर है तो उसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ, और अलग से कोई क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर क्वेश्चन आर बनाए विदाउट मॉडल पेपर, जिसमें मॉडल पेपर नहीं हो, उनके अंदर मैं आपके 40 से 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्लास में आपको छोटी छोटी अवेलेबल भी इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मुझे भी बनाने में सहायता, सहयोग, आसानी हो जाए, और आपको भी देखने में ऐसा बोरिंग फील नहीं हो कि यार 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, कैसे देखेंगे। आधे घंटे की क्लास है, आधे घंटे की क्लास आप आराम से बैठे बैठे किसी भी टाइम आराम से देख सकते हैं, आराम से टाइम निकाल कर। इसलिए मैं आपके लिए ये ऐसे क्लासेस, छोटी क्लासेस अवेलेबल करवाता हूँ ताकि मेरा भी टाइम बच जाए, मेरे भी टाइम के अकॉर्डिंग मैं क्लास को बना सकूँ। क्योंकि आपको पता है कि सरकारी स्कूल में फ़िक्स टाइम होता है, 10 बजे जाना और 4 बजे आना। उसके बीच में आपको स्कूल में ही काम करना है, पढ़ाना भी है, और स्कूल का जो अतिरिक्त काम है वो भी करना होता है। तो उसके बाद में थका के आते हैं, फिर जो क्लास बनाते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं बन पाती है, छोटी क्लास बनती है, और वो छोटी क्लास यहाँ पर अवेलेबल करवाता हूँ। और ये आपके लिए फ़ायदा भी है कि छोटी क्लास को देखने में बोरियत नहीं होती है, छोटी क्लास देखने में आसानी लगती है, इसलिए। ठीक है, अगला है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 2, 3, 4, 5, इतनी बार बता दिया मैंने। य व र ल, य व र ल, कितने होते हैं, 4 होते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से हैं, श, श, ह, य व र ल, क्षत्रज्ञ ह और य व र ल। तो देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन ये हो जाएगा, और संस्कृत में यही क्रम होता है, य व र ल। अगला है उस्मान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न में से कौन सा है जो उस्मान होता है, सल, यण, प्लुता या दीर्घ। यानी कि कौन सा होता है वो उस्मान हो। उस्मान का मतलब होता है उसमें व्यंजन, और उसमें व्यंजन आते हैं शल के अंदर। कितने आते हैं, किस में आते हैं, शल के अंदर आते हैं, यानी कि ए वाला हो जाएगा। शल के अंदर श, श, स और ह। ठीक है, ये उसमें व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है, और ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं माहेश्वर सूत्र में। ठीक है, अगला है उसमें व्यंजन की व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अभी बताया मैंने, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, उसमें वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखो मैंने आपको जो व्यंजनों के जो तीनों भेद हैं, वो तीनों भेद से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। स्पर्श व्यंजन के क्वेश्चन आ गए,
अंतस्थ व्यंजन के सारे क्वेश्चन जो बनने वाले होने चाहिए वो आ गए, और उसमें व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके जो संयुक्त व्यंजन वाला क्वेश्चन है वो भी अंत में आ जाएगा, यानी कि आपका वर्ण विचार, आप स्वर और व्यंजन जहाँ से पढ़ोगे वो सारा स्वर और व्यंजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चन और इनका सारा डिस्क्रिप्शन विश्लेषण करके मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसलिए आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के द्वारा वर्ण विचार कंप्लीट कर चुके हो। अगला क्वेश्चन, स श ह इन व्यंजन वर्णों की परिगणना किसमें होती है? उसमें में, अंतस्थ में, अयोगवाह में, संयुक्त में? तो देखो स श ह किसमें होता है? उसमें के अंदर किया जाता है, अभी बताया था, उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ क्लास फ़ायदेमंद है, तो एक बार आप ज़रूर क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर यहाँ पर फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मुझे, मैंने जो क्लास पढ़ाई है वो काम की है या नहीं है। तो फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, या उपयुक्त सभी? तो देखो आ गया ना संयुक्त व्यंजन वाला, दो वर्णों के मेल से, व्यंजन वर्णों के मेल से क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है, ए वाला। तो यहाँ पर देखो व्यंजन का जो चौथा प्रकार है वो भी यहाँ पर आ रहा है। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है, अक्ष, त्र, ज्ञ और प। तो यहाँ पर पता है आपको, अक्ष, त्र, ज्ञ अभी मैंने बताया था, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, लेकिन प यहाँ पर क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। प तो क्या है आपके? प यहाँ पर है आपके स्पर्श व्यंजन। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्ष, त्र, ज्य और प। देखो क्ष तो इसी से बनता है, राइट है। त्र इसी से बनता है, ये भी राइट है। ज्य ये इसी से बनता है, लेकिन प के लिए अण कहाँ से आ जाएगा? प तो खुद एक, सिर्फ एक अलग से होता है, स्पर्श वाला व्यंजन होता है। तो यहाँ पर प में सिर्फ ये अण नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी वाला यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को कहा जाता है वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या उपयुक्त सभी? तो इनको कहा जाता है उपयुक्त सभी। क्या कहा जाता है? उपयुक्त सभी। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये पहली बात तो स्पर्श व्यंजन तो है, आपको पता है। वर्गीय व्यंजन और वर्गाक्षर का मतलब क्या है? कि ये पूरे एक वर्ग के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? वर्ग के रूप में। और ये क्या है? वर्गाक्षर, यानी कि एक वर्ग के अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किया जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? च वर्ग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, और च, क, च, प, क, ट, त। तो देखो च वर्ग के अंदर, चू के अंदर कौन सा आएगा? तो चू के अंदर, च वर्ग के अंदर आ जाएगा च, छ, ज, ज और य। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्गीय व्यंजन नहीं है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और य वर्ग। तो देखो वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? वर्गीय और वर्गाक्षर वर्ण होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो इनमें से देखो क वर्ग भी क्या हो जाएगा? वर्गीय व्यंजन हो जाएगा, च वर्ग भी हो जाएगा और ट वर्ग भी हो जाएगा, लेकिन य वर्ग क्या है? अंतस्थ वर्ण है। तो यहाँ पर वर्गीय व्यंजन कौन सा नहीं है? य वर्ग, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, अयोगवाह कितने होते हैं? 4, 5, 6 और 8। तो अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बता दूंगा, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अनुस्वार, विसर्ग, जीहा मूल्य और उपपद, उपपदामनीय अयोगवाह होते हैं। क्षत्रज्ञ मिश्रित व्यंजन होते हैं। कुचुटुपु उदित वर्ण होते हैं। यवरल अंतस्थ वर्ण होते हैं। शश उसमें वर्ण होते हैं। क से म तक स्वर वर्ण होते हैं। तो देखो ये सभी ऊपर वाले जो ई तक हैं वो सारे सही हैं, लेकिन एफ क्या है? स्वर वर्ण दे रखे। स्वर वर्ण नहीं होते, ये क्या होता है? स्पर्श वर्ण होते। क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण होते। स्वर वर्ण यहाँ पर नहीं होते। तो एफ वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसको मैंने एफ वाला लंबा इसलिए किया है ताकि आपके सारे इसमें कवर हो जाए, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला महेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं। अनुस्वार, विसर्ग और वर्ण आदि वर्णमाला अर्थात महेश्वर सूत्र में न पढ़ा जाने के कारण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवा, उपपदामान्य, जिहा मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुस्वार और विसर्ग किस में आते हैं? ये आते हैं अयोगवाह में। किस में आते हैं? अयोगवाह में यहाँ पर आते हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब
अह इत्यस्य परो किम उच्यते, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? अनुस्वार विसर्गो, नासिका अनुस्वारो, जिहा मूल्यो और उपध्मान्यो। तो इनको कहा जाता है, अम अह को कहा जाता है अनुसार विसर्गो। क्या कहा जाता है? अनुस्वार विसर्गो, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुस्वार विसर्ग युक्त वर्ण है। अनुस्वार और विसर्ग युक्त कौन सा वर्ण है? अ आ क ख अम अह और प फ। तो यहाँ पर देखो अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार विसर्ग युक्त कौन सा है? ए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अम और अह। ठीक है, तो देखो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब जीवा मूल योग वाह, इनसे सारे स्वर व्यंजन सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा लिया। वर्ण विचार यहाँ पर आपका पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि जीवा मूल वर्ण कितने होते हैं। जीवा मूल 1 2 3 4। तो जीवा मूल वर्ण यहाँ पर कितने होते हैं? जीवा मूल वर्ण होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 यहाँ पर होते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपपदमान्य वर्ण कितने होते हैं? ये भी होते हैं 2। कितने हो गए? सही हो गए। ठीक है, इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदर्शो जीवा मूल्य, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इनमें से कौन सा होगा जो जीवा मूल्य होगा? तो क ख होगा, प फ होगा, च ज होगा, त थ होगा। तो ये क ख यहाँ पर क्या होता है? जीवा मूल्य होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदर्शो। अब देखो दोनों क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपधामनीय जीवामूल अनुस्वार विसर्ग। तो देखो यहाँ पर अभी क्वेश्चन कराया था, देखो ये का यही क्वेश्चन है। सिर्फ पहले यहाँ पर रिक्त स्थान शुरू में दे रखा था, यहाँ पर अंत में दे रखा, तो क्या हो जाएगा? बी वाला जीवामूल यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क और ख के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लगा लिखा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उपपदामान्य, अनुस्वार विसर्ग या जीवा मूल। तो क्या कहा जाता है? जीवा मूल यहाँ पर कहा जाता है, डी वाला ऑप्शन। जीवा मूल क ख वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? जिहा मूल से, ओष्ठ से, दंत से या कष्ट से? तो जिहा मूल का जो उच्चारण होता है वो जिहा मूल से ही होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिएगा, प फ से पहले जो आधे विसर्ग समान चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? उपधामन्य, जिहा मूल, अनुस्वार और विसर्ग। तो इसको कहा जाता है उपधानी, उपधानीय कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपपदनानीय प और फ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से, कंठ से, दंत से या तालु से? तो उपपदमान्य वाला मैंने बताया था आपको, वो होता है ओष्ठ से। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कि किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? अल, हल, अच और अण किसके अंतर्गत दोनों लिखे जाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पहले आप दीजिएगा, मैं फिर आपको बताता हूँ कि आप इसका आंसर क्या बताते हैं। ठीक है, अब बताइए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सोच लिया होगा इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि देखो स्वर कहाँ से शुरू होते हैं? स्वर क्या होते हैं? अच होते हैं। और व्यंजन कहाँ से होते हैं? हल। ये शुरू के 4 में पाए जाते हैं, ये लास्ट के 10 में। तो अ इसका आ जाएगा प्रथम, और ल इसका आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल। तो अब ध्यान रखिएगा कि प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन किस में गिने जाते हैं? अल में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? ए अल में। स्वर और व्यंजन किस में गिने जाएंगे? अल में। हल में कौन गिना जाएगा? व्यंजन गिना जाएगा। अच में कौन गिना जाएगा? स्वर गिना जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन कराए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि 45 तो इसमें कराए मैंने, और 45 इसमें कराए। तो फ्रेंड्स टोटल मैंने आज आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं? टोटल मैंने आपको करवाए हैं 90 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कराए हैं? 90 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इतनी मेहनत की है, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से लेकर आना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको भी पता होगा इतनी मैराथन क्लास होती है, लेकिन कोई भी वर्ण विचार से रिलेटेड 90 क्वेश्चन एक साथ नहीं ला सकता है। मैंने आपके लिए 90 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। एक पूरी क्लास वर्ण विचार से संबंधित बनाई है। अगर आपने वर्ण विचार नहीं पढ़ा है तो भी आप इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी आपका वर्ण विचार यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।